बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सूद पे सामान लेना जो था वो इस्लामी तकाज़े पूरे करता था या नहीं करता था, या ये एहसान की हदूद में भी दाखिल हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि इमाम अली करमल्लाह का जो कौल है नहजुल बलागा में, आपने कहा कि जिस शख्स पे एहसान करो उसी के शर से डरो। अब ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आती थी तो मेरे ख्याल में इस वाक़े के बाद आपको ये कम अज़ कम एहसास ज़रूर हो जाएगा कि एहसान करने से भी आपकी ज़िंदगी की प्रोटेक्शन या एहसान मंदी का बदला ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। ये वाक़या जैसा भी है इसके ऊपर अभी बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ आज सारिम बरनी भाई होंगे कराची से इंशाल्लाह ताला, शाहीन अख्तर साहिबा होंगी जो कि फैमिली काउंसलर हैं, इमरान मुज़ाहिरी भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और जनाब ताहिरा मलिक हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, खैरियत से आप? और जनाब लेकिन बात जो है वो जहांगीर खान आपसे शुरू करते हैं। हुजूर अक़दस, आप बता दीजिए इस बारे में कि क्या मामला है, कहाँ का हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये वाक़या कान्हा में पेश आया है, लाहौर का जो ये पिछले 3-4 वाक़या जो आप बता रहे हैं ये कान्हा का ही रिपोर्ट हुआ है। इसी नौइयत के वाक़यात हैं जिसमें कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है या कोई ना कोई जानने वाला है जिसने कि किसी न किसी छोटी सी बात पर किसी दूसरे शख्स की, खातून की या बच्चे की जान ले ली। इस वाक़े में यास्मीन नामी खातून जिसकी उम्र को 40-45 साल के लगभग है, इसने किस्तों पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या एक रेफ्रिजरेटर जो है वो अपनी एक मोहल्लेदार खातून को ज़मानत देकर दिलवाया था और उसकी किस्त वसूल करना उस खातून से बाकी थी। 11,000 रुपये किस्त वसूल करने के लिए जब यास्मीन बुशरा बीबी के घर गई और वहाँ पर उसके साथ इसकी तल्ख़ कलामी हुई, दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद बुशरा ने अपनी बेटी अनम के साथ मिलकर यास्मीन को चाकू या किसी भी तेज़दार आले से कत्ल किया और उनकी अपने ही घर में। ये अनम की कितनी उम्र है? अनम की उम्र कोई 15-16 साल के लगभग है। और दोनों ने माँ बेटी ने मिलके मारा। 11,000 रुपया मांगने पे हाँ जी कत्ल किया। और वो 11,000 के इवज़ जो है वो फ्रिज लिया हुआ था जिसकी किस्त ये देनी थी। 11,000 रुपया उसकी किस्त थी और इसके जो वर्सा है वो ये क्लेम करते हैं कि इसके पास को 50-60 हज़ार रुपया लोगों की कमेटियों का या जो इंस्टॉलमेंट्स वाले को देना था वो भी इन्होंने छीन लिया। ये जो कत्ल हुई है, हाँ जी, इसके घर वालों का ये क्लेम है। फिर कत्ल करने के बाद इन्होंने डेड बॉडी जो है वो गत्ते के एक डिब्बे में पैक की और पैक करने के बाद को 300 या 400 मीटर का रेडियस है जहाँ से ये घुमा कर उस गत्ते को खींच। ये जो खातून कत्ल हुई है ना जहांगीर, इसकी अच्छी खासी ये वजनदार औरत है, ये कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। ऐसे ही अब इतनी बड़ी औरत को जब कत्ल किया होगा दोनों माँ बेटियों ने छुरियों के साथ, जिसके साथ भी तो खून भी बहा होगा, तो खून जब निकल गया सारा तब उसको डाला होगा, वरना वो खून तो सारा गलियों में फैल रहा होता। ये बड़ा प्री प्लान्ड है या ये एक्सीडेंट है, एकदम हो गया? नहीं, इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो इस खातून ने मज़ाहमत भी यकीनी तौर पे की होगी। जिस घर में ये दोनों मुकीम हैं माँ बेटी, वो एक वकील साहब का घर है और ये किराए पर वहाँ पर रिहाइश पजीर थी। जो घर के मालिक हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी और आवाज़ देकर कहा कि ये झगड़ा बंद करो, क्योंकि इससे पहले भी इनका आपस में कोतल कलामी वगैरह झगड़ा होता था। ये उसके दिन के वक्त का वाक़या है ये रात का वाक़या है, मगरिब के बाद का। तो उसके बाद उनका ये कहना है कि खामोशी हो गई और कुछ देर बाद जब ये माँ बेटी वो गत्ते का डिब्बा घसीट कर बाहर लाई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। इन्होंने बताया कि जी इसमें हमारा कोई वेस्टेज है या कोई कपड़े हैं जो हम फेंकने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको उठा लो। तो इन्होंने कहा नहीं ये वजनी है, उठाया नहीं जा रहा। तो वो घसीटती हुई 300-400 मीटर तक गलियों में इसको घुमाती रही और फिर ले जाकर अपने भाई के घर के साथ जो प्लॉट है वहाँ पर इसको डंप करने की कोशिश की, वहाँ पर उसको फेंका। डंप इसलिए किया था कि कूड़े के अंदर दब जाए या यहाँ पे लोग अमूमी तौर पर कूड़ा फेंकते हैं तो मतलब उन्होंने अपने घर को उससे क्लियर किया। लेकिन ये डंप करने का जो तरीका है यही इनको ट्रेस करने की जो सबसे बड़ी जो सपोर्टिंग था ये एविडेंस यही था कि क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए थे मुख्तलिफ लोकेशंस पे, उनमें भी इनको वाज़े तौर पर देखा गया। पता कैसे चला कि यहाँ पे इस बॉडी यहाँ पे पड़ी है, किसने देखा? कुछ मजदूर जो है वो इसी कंस्ट्रक्शनल काम अभी उस इलाके में जारी है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, मजदूर लगे होते हैं। उन्होंने देखा कि इसमें तो किसी के इंसानी अज़ा जो है वो हाथ या पाँव खातून का बाहर निकला हुआ था। उन्होंने इतनी देर में उसके घर वाले भी उसकी तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उसमें तो किसी खातून की डेड बॉडी है। और फिर उसके घर वाले वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने शनाख्त कर लिया कि ये तो यास्मीन है। अब यास्मीन के भी बाल बच्चे हैं, बेटा है उसका, 3 बेटियाँ हैं उनकी और शौहर उसका मजदूरी करता है। यास्मीन की
और जो मुलजिमा बुशरा है, इन दोनों की जो दोस्ती है वो लोगों के घरों में काम करने के दौरान हुई थी। वहाँ पर इन दोनों का काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी पुरानी इनका। सारे भाई ये सारा आपने वाकया सुना, ये एक तो लफ्ज़ दोस्ती इसके अंदर कैसे एडजस्ट होगा ये भी मुझे समझा दें, और ये भी समझा दें कि 15 साल की बच्ची के साथ 45 साल की माँ ने मिलके ये वाकया किया है। अब आप इस तनाजुर में अगर देखें तो क्राइम रिपोर्ट को आप छोड़ दें कि जुर्म हुआ है, एक जुर्म को अगर जुर्म के तौर पर देखें तो ये आपके लिए एक अमूमी बात है या आपके लिए कोई खुसूसी बात है कि माशरा जो है वो किस तरह के रंग ले रहा है? नहीं बिलाल भाई, मेरी निगाह में तो ये चीज़ें आती रहती हैं, बस वो हम लोग उन्हीं चीज़ों को समझते हैं जो इसको मीडिया हाईलाइट कर देता है। अदरवाइज़ ये आम सी एक बात है। और मकसद कई ऐसे वाक़यात हैं, शौहरों के साथ भी ऐसे वाक़यात हैं ख़वातीन के हवाले से कि बेटी के साथ मिलके या बेटी के दोस्तों के साथ मिलके माओं ने अपने शौहरों को मारा, काटा और जा कर के फेंक कर के आए। लेकिन बात वही आती है, देखें बिलाल भाई, कि हमारे यहाँ इंसाफ कहाँ है। हमारे अगर देखा जाए तो ये जो किस्तों का काम है वो भी इलीगल काम है, वो लीगल नहीं है, किसी भी मद में लीगल नहीं है वो। फिर उसके बाद अगर आप कहीं फंस जाते हैं, किसी मुश्किल में आ जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर झगड़ा ही होना होता है। जब झगड़ा होता है तो किसी एक की तो जान जाती जाती है या कोई जिस्म का हिस्सा तो ज़ाया होना ही होना है उसके अंदर। लेकिन हम जागते हर बार तब हैं जब कोई हादसा होता है। तो हादसे से पहले अगर जागना शुरू करें, मेरा ख्याल है कानून बनाए, निज़ाम बनाए तो बेहतरी ज़रूर आएगी माशरे के अंदर। अगर कानून निज़ाम सारे भाई आप इस काम को ये जो फ्रिज लेना, किस्तों पे फ्रिज लेना, इसको आप गैर कानूनी क्यों कह रहे हैं? सर ये कानूनी नहीं है ये काम, ये कोई इसकी जो है ना वो सिस्टम नहीं है इसका पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का। और जिस मुल्क में सूद को हराम कहा गया है, जिस मुल्क का कानून, अगर कराची में आप किसी अच्छी मार्केट में जाएं, मैं तो लाहौर की एग्जांपल दे सकता हूं, मुझे पता है, हुए मेन बुलेवार्ड के ऊपर किस्तों के सामान के इतने इतने बड़े शोरूम है बने हुए। जी जी बिल्कुल बने हुए, बिल्कुल बने हुए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इसकी कोई लीगली शेप नहीं है। कोई आप किसी को फिर आप जाके डरा धमका नहीं सकते। जितने किस्तों पे देने वाले हैं आप उनको जाके देखें, अगर कि जब आप किस्त नहीं दे सकते, जिस वक्त आप लेने जाते हैं तो बड़े प्यार से आपसे डील करते हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है तो वो जो उनका अंदाज होता है ना, वो वाकईतन ऐसा होता है या वो आपकी जान ले लेगा या आप उसकी जान ले लेंगे। तो बात ये बहरहाल हमारा इशू, आपका कभी डेबिट कार्ड जो है उसकी किस्त या क्रेडिट कार्ड की किस्त लेट नहीं हुई, ये सारे ही करते हैं। वो जो फोन आता है वो बड़ा थ्रेटनिंग होता है कि जनाब आपकी किस्त 15 दिन लेट हो गई है। जी जी। और मैं क्रॉस द बोर्ड ये बात कर रहा हूँ, किसी कमर्शियल या इस्लामिक बैंक की नहीं, क्रॉस द बोर्ड। आपको बिलाल भाई देखें, क्रेडिट कार्ड के हवाले से आपको पता होगा कई वाकयात हुए कि लोगों ने जाके डराया, धमकाया, धमकियां दी, उन लोगों ने खुदकुशियां तक कर ली इसके अंदर आकर के कि हम दे नहीं पा रहे, तो बजाय इसके पूरा घर। एब्सोल्युटली मेरे साथ रहिएगा। शाहीन अख्तर, आप इस बात पे अपना तजिया का दीजिएगा बहसियत एक फैमिली काउंसलर के कि ये फैमिली की काउंसलिंग चाहिए, क्या मतलब किसकी काउंसलिंग चाहिए, और इसको आप कैसे किस नज़र से देखेंगी कि एक 45 साल की खातून है, एक 15 साल की बेटी है, अब आइंदा क्या होगा? वो पकड़े जाएंगे, वो सज़ा याफ्ता होंगे, नहीं होंगे? 15 साल की बच्ची की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या नहीं होगा ऐसा? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। असल में बड़ी ही ये हैरान कुन और परेशानी वाली बात है कि वो औरत जो मोहब्बत की, प्यार की अलामत है और जो कि ख़ानदान की बुनियाद है और जो कि एक ख़ानदान की तरबियत की बुनियाद रखती है, ज़रिया है एक, और वही औरत आज इतनी मजबूत हो गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो अकेली एक औरत को कत्ल करके उसको ठिकाने भी लगा सकती है। ये हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि एक वो मुआशरे की औरत जो कि तरबियत करती है, जो कि एक माँ है, बेटी है और एक बहन है, जो नस्लों की तरबियत करती है। थोड़ा सा इस मामले में मैं अपनी तरफ से तालीम देने की कोशिश तो नहीं कर सकता, लेकिन बताऊं ये वाकया अगर मैं पिछला सिर्फ 1 साल लूँ ना, तो इसके अंदर आपको कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं मिलेगा, मैं अदब के साथ कह रहा हूँ, कोई हफ्ता नहीं ऐसा मिलेगा जिसमें ये वाकया नहीं हुआ। या बीवी ने बच्चे को मारा, या बच्चे के दोस्तों के साथ मिलकर मारा, या शौहर को इसलिए मारा कि वो बाहर जाने से रोक रहा था, हत्ता कि अपने ही घर में सालों साल दफन करके रखा, फिर पकड़े गए किसी डिस्प्यूट के ऊपर। तो ये अचंभे की बात तो नहीं रही अब बिल्कुल भी कि जिसके पाँव के तले अल्लाह ने जन्नत दी है, वो अपनी जन्नत को अब ये कमर्शियल लेवल के ऊपर, मैं क्या कहूं इस पे, ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है बिल्कुल। सर लम्हा फिक्रिया तो है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा किस कदर इखलाकी ज़वाल का शिकार हो गया है
कि हमारी औरतें अब कत्ल में और क्राइम में मुलविस होने लग गई हैं। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ कहाँ है, कि क्या हमें इंसाफ मिल पाएगा? क्या हम अपनी, अगर यही जो आपने मुझे बताया कि एक हफ्ते में कितने केसेस आए हैं, कितनी रिपोर्ट्स हुई हैं, तो उन सब का क्या हुआ? लोग थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, लोग कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, केस लंबे हो जाते हैं और फिर एंड में उसका क्या होता है? और जब फिर जस्टिस नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर लोग यही कहते हैं कि वो पिछला केस हुआ तो उसका क्या हुआ? और फिर लोगों को इससे शय मिलती है और फिर केस दर केस होते रहते हैं। और इस यही वजह है कि जो हमारे खानदान है, कहना शायद मेरे ख्याल में कोई मुकम्मल बात नहीं होगी कि सारा का सारा जो काम है वो अदालतों ने करना है, कुछ काम जो है वो माशरे ने भी करना है, कुछ काम जो है वो खानदानों ने भी करना है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर अदालत आज इंसाफ दे भी दे तो सजा जितनी मर्जी मिल जाए, 15 साल की बेटी को मुलव्वस करने के बाद उसकी सारी जिंदगी के अंदर वो ट्रॉमा खत्म नहीं हो सकता कभी भी। आप प्रिपेयर कर रहे हैं 15 साल की बच्ची को आइंदा का एक मुजरिम बनाने के लिए। इसकी सजा तो अदालत के पास ना कानून है और ना कोई इसकी सजा है। मैं ताहरा ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे है। अब ये मुझे ये फरमाइए कि आपके ख्याल में ये जो जैसे शाहीन आपा ने कहा कि ये मामले माशरे में एक तब्दीली आ रही है, ये वाकई तब्दीली है? बिल्कुल है, लेकिन इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ। सबसे पहला फैक्टर तो ये, जब आपने औरत को ये फील कराना शुरू कर दिया ना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं बल्कि वो आप पे जुल्म है, तो औरत ने खुद को विक्टिम फील करना शुरू किया। जैसे आपने अभी बात की कि बाहर जाने से रोका, अब औरत ने, आपने देखा फेमिनिज्म पे क्या क्या हो रहा है, बोर्ड्स निकल आए कि भाई अपना काम खुद करो, ये करो, मुझे रोको नहीं। ये सारी चीज़ें औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को देखना, हावंद को देखना, और हावंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करना। जब आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जुल्म का नाम दे दिया तो औरत ने समझा मैं तो मजलूम हूँ, मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ों में उसको फील होने लगा ना कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो जब आपको लगेगा कल्चर के अंदर वो जो एक चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ था उससे हम खुद निकले हैं, हमें किसी ने बाहर नहीं आकर कहा निकाले, हम खुद निकले हैं। हम जो निकले हैं क्या वो कॉज है? काफ़ी हद तक है। और मुझे जहाँ तक लगता है, एक तो ये जो बच्ची का आपने नाम लिया, छोटी बच्ची 15 साल की, हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो अडल्टहुड से पहले जो है वो डेवलप हो जाता है, पता चल जाता है कि बड़ा होकर मुझे बिल्कुल ऐसे क्या क्या निशानियां होंगी मिसाल के तौर पे? जैसे रिस्की बिहेवियर होते हैं, रूल ब्रेक करने लगते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कहीं भी चढ़ने लगते हैं, बच्चे झूठ बोलने, नहीं मुझे नहीं आती है, मैं नहीं करती। आप कभी ना कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप खड़ी हुई ना और पुलिस वाले ने रोका आपको, खुदा ना खास्ते, आपको पता चलेगा हम सब यही करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम कानून तोड़ते हैं, हम रिस्क लेते हैं, हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं। तो ये तो करैक्टर हम सब में है। हम ही तो हैं जो इंड्यूस कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बचपन में ही स्टार्ट होने लगते हैं। अब जैसे माँ बाप ने कहा कि आप 100 में से 100 लोगे तो ही आप बेस्ट बच्चे हो, दूसरे बच्चों के साथ आप करने लग जाओगे उनका मुकाबला। और आपने, एक माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि ये बेटा मेरा ज़्यादा कमाता है, दूसरा बच्चा नहीं कमाता, तो ज़्यादा तवज्जो कमाने वाले को दी जाती है, इज़्ज़त भी उसे दी जाती है। अब वो दूसरे ने चाहे 1000 कोशिशें की हों अच्छा कमाने की, नहीं किया तो उसने सीख लिया, अच्छा ठीक है मैं क्रिमिनल एक्ट करूँगा, चोरी करूँगा, डाका डालूंगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं उस क्राइटेरिया को मीट करूंगा जिससे इज्जत मिल रही है। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है हम सब लोग ही हैं जो इंड्यूस कर रहे हैं माशरे में सारी चीजें। ये मामला अगर मुझे इस पे हाँ या ना बताइएगा तजर्बा कैसा, ये मामला अगर मैं आज से 20 साल पहले देखूं तो ये इंतहाई चीदा चीदा नजर आता है। शायद कोई डाकू बना हो, डाकू भी बड़ा बागैरत होता था, शायद कोई चोर बना हो, चोरी भी हमने बड़े छुप के लोगों को करते देखी, रिश्वतखोर तो मोहल्ले में होता था तो उसके बच्चों के साथ को खेलने नहीं आपको देखा था, हालांकि रिश्वत लेते उसको किसी ने नहीं देखा होता था। ये ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है एज अ रिपोर्टर? जी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस। मैडम जो बात करी थी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो उसका कह लें कि उसके विक्टिम्स या उसमें मुब्तला जो लोग हैं वो ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा होगी और स्पेशली ये यूथ में है। आपने अमूमी तौर पे बच्चे देखे होंगे जो किसी ना किसी जानवर को खींच रहे हैं, उसको मार के, उसको हिट करके उनको खुशी महसूस होती है। तो इस तरह के जो बिहेवियर है वो मुझे ये बताइए ईमानदारी से, ये जो हमारे भाई ने की ना सारिम बरनी ने, उन्होंने कहा जी ये सूद जो है ये काम हराम है, ये 2 नंबर है, कुरान की आयतों की बिल्कुल हवाला नहीं देना कोई भी इस्लामी। मुझे बताएं कि अगर ये वाकई हराम है, अगर ये वाकई हराम है तो जो इतने इतने बड़े, क्या मैं कहूँ, इतने इतने बड़े शोरूम जो हैं, मंजिलों के कई मंजिलों की बिल्डिंगें बनी हैं, वो किस्तों पे दे रहे हैं,
तो इस मुल्क में फिर इस्लाम का कानून लागू नहीं हो रहा, या हमने इस काम को किसी तरीके से इस्लामी बनाकर पेश किया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये मौजू ऐसा है कि जिस पे मुख्तलिफ ज़ाविये से गुफ्तगू होना ज़रूरी है। जहाँ तक सूद का मामला है और ये किस्तों पे चीज़ें देने का, किस्तों पे चीज़ें देने में कोई इशू नहीं है। ठीक, शरई एतबार से अगर कोई दरमियान में कोई कमोडिटीज़ मौजूद हैं तो आप उस पे पैसे लेके तय कर सकते हैं कि आप इसके बदले मुझे इतने पैसे माहाना या 10 दिन बाद वो देंगे। ठीक है, मुनाफे पे भी कोई कद नहीं है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। मुनाफे का प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ अजनास हैं, जहाँ वो चीज़ें जिनका जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, टेलीविजन या फ्रिज ज़रूरियात ज़िंदगी उसमें नहीं, ये लग्जरीज हैं। अच्छा जी, मेरी एक चीज़ है, मैं अगर अंगूठी कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए में बेचूंगा, तो ये मेरा अपना राइट है, मैं ये कर सकूं, ठीकों की बात। लेकिन मैं जिन्स इस तरह नहीं बेच सकता, मैं गंदम इस तरह नहीं बेच सकता। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो किस्तों पे चीज़ें देना और ये जो मामला है, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हमेशा कोई ना कोई राह ढूंढ लेते हैं, जहाँ भी बात आती है कि शरीयत ने इस बात से रोका है, फिर हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। जैसे अभी रिश्वत जो पहले ली जा रही थी सर्विसेज के नाम पे, जी नहीं, जो रिश्वत पहले ली जा रही थी, रिश्वत नहीं होती। अब ये है कि चूंकि ऐप्स बन गई हैं, अब वो चीज़ मुश्किल हो गई। अब बहुत सारे और रास्ते जो हैं वो ढूंढ लिए गए हैं कि अब किस तरीके से रिश्वत ली जाएगी। एक लम्हा देंगे। आपको पता है कि हम में से एक तबका ऐसा है जिसने रिश्वत को हक के ज़हमत कह के कहा है कि ये जायज़ है जी, तो वो आप ही में से है सर। जी बिल्कुल, बैंक भी यही कर रहा है ना जी। अब उनको सर्विसेज का नाम दे के हक के ज़हमत, यार खुदा का नाम है। ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना बिलाल भाई, कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शरीयत ने उसे रोका है, आप उसे एक और नाम दे के कोई और वे आउट निकाल के तो आप वही काम जो है वो दोहरा रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जबकि खुदा की निगाह में वो वैसा ही है। इमरान भाई, फिर ये काम जो है, जो इधर उधर से रास्ते निकाले हैं, ये आप लोगों ने शुरू किए ना कुछ साल पहले पाकिस्तान में? जी पहले हमने तो खैर क्या शुरू करने थे। नहीं, आप ही की सारी, आपकी बरादरी सब आप ही की है। नहीं ऐसा है, लैंग्वेज बदल के आपने कहा कि नहीं इस बात को अब जायज़ करार दे, तो लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। जी मेरे तो अभी भी यूट्यूब पे 5 लेक्चर्स पड़े हुए हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे, जिसमें मैंने इसी चीज़ को एड्रेस किया है कि इस्लाम जो कह रहा है और जो कुछ आप कर रहे हैं मुख्तलिफ रास्ते निकाल के, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाइए, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाइए। चीज़ का नाम बदल देने से, अगर शराब का नाम आप देंगे तो वो जायज़ थोड़ी हो जाएगी फिर। अच्छा, ये बात वापस आके अगर है तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि सिरका जायज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये बहस तो हमने ही खोली है और ये रास्ते हमने ही दिखाए हैं। रास्ता दिखाने के बाद इस माशरे में जब तब्दीली आ जाती है, फिर उस तब्दीली को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है माशरा? वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन अख्तर साहिबा, आपकी तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ इस बात पे। ये जो मामला माशरे में आ रहा है, आपके ख्याल में इसकी वजूहात अगर मैं जानना चाहूँ तो आपकी प्रैक्टिस में, आपके तजर्बे में क्या वजूहात हैं कि ये एग्रेशन माशरे में अब हम सिन्फ नाजुक में भी देखने लग गए हैं? बिलाल साहब, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है तरबियत की कमी। कि पहले आप ये देखें, थोड़ा सा जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे कि अगर हम 20 साल 30 साल पीछे जाके देखें तो हमारी माएँ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, बड़ी तरबियत अच्छी होती थी। वो घर पे अपने बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करती थी, अपनी निगरानी में करती थी। सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो तो है ये है कि तरबियत की कमी है। फिर इसके अलावा जब तरबियत में कमी रह जाती है तो उससे फिर बहुत सारे ऐसे नफसियाती, मुआशरती, जहनी मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से है जो है मसाइल पैदा होते मुझे हैं। बताइएगा कि ये तरबियत जब हम कहते हैं कि तरबियत की कमी है, ये तरबियत किस चीज़ को कह रहे हैं हम? क्या चीज़ है जिसको हम तरबियत कह रहे हैं? स्कूल बच्चे जब हमारे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, मतलब इंग्लिश की फिल्में देखते हैं, उर्दू के अच्छे ड्रामे देखते हैं, ख़बरें सुनते हैं, माँ बाप के साथ रात को खाने पे बाहर जाते हैं, क्या तरबियत में करेंगे जो हमने गलत किया है? सर, ये जो अभी आपने जितने भी गिनवाए कि स्कूल जाते हैं, फिल्में देखते हैं, माँ बाप के साथ खाने पे बाहर जाते हैं, तो तरबियत यहाँ से नहीं होती है। तरबियत बेसिकली कहते हैं कि तरबियत माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है।
अगर आपकी माँ आपकी अच्छी बेसिक तरबियत करेगी, आपकी अखलाकी तरबियत करेगी, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ बताएगी, आपको शुक्र करना सिखाएगी, आपको जैसे हाल में बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगी, इसमें औरत का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि एक औरत जो है वो ख़ानदान की बुनियाद है, ख़ानदान की तरबियत करती है। तो माँ जो है अब ये आगे बढ़ने की दौड़ में माँ अब जो है वो कमाने लगी है, जॉब करती है, ज़्यादा वक्त बाहर गुजारती है। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हम पे मुआशरती प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की दौड़ बहुत ज़्यादा है। हम ज़मीन और ये आगे बढ़ने की दौड़ में हम पड़ गए और सब हम इसीलिए अब करते हैं। अब हम ये नहीं देखते कि हम आगे बढ़ने की दौड़ में किस हद तक गुजर रहे हैं। तो ये जो हमारी अखलाकी कमियां हैं, ये जो हमारा अखलाकी ज़वाल इस तरफ जाता है कि ये जो आगे बढ़ने का जो एक स्ट्रेस है माशरे पे, ये हम पे किसने डाला है? सर बेसिकली तो वही वाली बात है कि एक तो ये है कि हमारी तरबियत की कमी है, दूसरा फिर ये है कि हम पे सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम अपना जो है मुकाबला जो है वो दूसरे मगरबी ममालिक से करते हैं कि वहाँ ये हो रहा है और हमें क्यों नहीं है। क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है कि हमारी अपनी असल क्या है, हमारी अपनी बेसिक्स क्या हैं, दीन हमें क्या हुक्म देता है। मगरिब के अंदर मैंने कभी ऐसा केस पिछले 10 साल में नहीं देखा कि माँ बेटी ने कत्ल किया हो, बोरी में बंद की हो लाश और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक उसको खींच के लेके जाती हो। हम पता नहीं क्यों वेस्ट को जब क्रिटिसाइज करते हैं अपनी किसी कमी की वजह से। मैं इसमें दोबारा आऊँगा, लेकिन सालिम भाई ये जो तरबियत का मामला है ना, इसे मिसाल के तौर पे जैसे कि शाहीन आपा ने कहा कि माँ की गोद से होती है, माँ की गोद से तरबियत की अगर बात है तो मैं अगर ये चाहूँ कि मेरी बीवी अगर प्रेग्नेंट है तो वो तलावत सुनाए बच्चे को, वो काम पे ना जाए, आप कहेंगे हुकूक सल्ब कर दिए, मैं एक जालिम इंसान बन जाऊँगा। अगर मैं जालिम ना बनना चाहूँ तो मैं उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ दूँगा जो आप ही लोगों ने आके गलियों, सड़कों, मीडिया में, सोशल मीडिया में मांगी। तो फिर ये तरबियत वाला मामला जो है ये बड़ा मतलब कुछ कंफ्यूज सा नहीं हो गया, खिचड़ी पक गई है। जिस तरह सूद की खिचड़ी पकी हुई है माशरे में, तरबियत भी खिचड़ी शुदा है। आप अगर उनको तरबियत देने के लिए किसी बुजुर्ग की मिसाल सुना दें कि वो अपने बच्चे को गोद में लिटा कर कुरान सुना, आप कहेंगे यार छोड़ो ना, आप आगे बढ़ो आगे। वो मैं आगे बढ़ूंगा तो आप कहेंगे तरबियत नहीं हुई। आज का बच्चा माँ की गोद में आने से पहले वो क्या कदम उठाए माँ कि वो बच्चा जो है वो कातिल ना बने, क्या करे माँ? बिलाल भाई बहुत प्यारी बात की आपने, और वाकई आज हम इसी तरह डिस्टर्ब हैं जिस तरीके से आपने ये सारी बातें कही हैं। बिल्कुल इसी हाल पे हम पहुँचेंगे, हमें ख़ुद नहीं समझ में आ रहा। और माशरा, बिल्कुल माशरा कुछ भी नहीं है, हम है माशरा कहने का मकसद तो हम अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जो एक मिसाल थी ना कि एक बाप बेटा गधा और घास लेकर के जा रहे थे, तो वो बाप गधे पे बैठता था तो लोग एतराज़ करते थे, बेटे को बिठाते थे तो एतराज़ करते थे, गधे को कंधे पे ले लिया तो एतराज़ कर लिया, घास रख दी तो एतराज़ कर लिया। तो बात यह है कि आज हम इसी जगह पे पहुंच गए बिल्कुल ही कि हम खुद नहीं समझ पा रहे। और उसकी वजह यही है कि एक मिसाल और देते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी खो बैठा। हमने एक दूसरे को देख के, या आप सही कह रहे हैं, मगरिब को हम अपनी चीज़ें छुपाने के लिए हम उसको कसूरवार ठहरा देते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा उधर का भी है कि हमने कुछ चीज़ें उनसे भी अडॉप्ट की हैं जो उनके माशरे में तो वो चीज़ें अच्छी हैं, मैं नहीं कह सकता बुरी हैं, लेकिन हमारे माशरे में वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर कानून का निज़ाम क्या बनाया है? अगर हम किस्तों तो बिल्कुल जायज़ है, किस्तों पे या उधार पे महंगी चीज़ दी जाती है, कैश पे सस्ती मिलती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसमें जो सूद का सिस्टम डाल के जो बदमाशी और धमकियां दी जाती हैं वो चीज़ एतराज़ के काबिल है। उसका कोई निज़ाम नहीं है कि अगर एक शख्स ने कोई चीज़ ली है और वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा तो उसका कोई निज़ाम होना चाहिए ना कि वो उधर जाके उसके घर में बेइज्जत करे या वो उसके यहाँ जा करके जो है ना। सारे मेरे साथ रहिएगा, सूद वाली बात जो है ना ये मैं अलामा साहब से करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए तारा कि आपके ख्याल में वो क्या इंडिकेशंस है कि महल्ले वाले अगर देखें तो वो ये समझ सकें कि इनसे हमें बचना है? कोई इंडिकेशंस ऐसी मिल सकती हैं? देखिए, जितने भी आप इस तरह के क्रिमिनल एक्ट देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटीज़ काफ़ी लाउड देखते हैं आप, ऊंचा बोलने वाली, यानी कि उनके अग्रेसिव हैं, छोटी छोटी बात पे धमकियां देने लगते हैं, आपको जो है वो वर्बली या फिर फिजिकली अब्यूज़ करने लगते हैं। तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि इस बंदे में टेंडेंसी है कि ये कुछ भी कर सकता है। जैसे हर कोई इंसान, जैसे हम देखते हैं कि ईगोइस्टिक है, तो वो आपको जो है वो आप
समझेगा कि भी मेरी ये बात आपने कभी पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो आपको पॉलिटिकली जो है वो डाउन करेगा। अब हम लोअर तबके में चले जाते हैं तो हाथापाई करने लगता है। तो हर इंसान की जो है वो, आपके ख्याल में ये हमारे में ये क्वालिटी आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या हम थे ही ऐसे? मुझे ऐसे लगता है कि ये वैरी करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, आपके माहौल पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इंसान के 2 मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। जब हमारे ऊपर फाइट और फ्लाइट या लड़ेंगे या हम उड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन फाइट तो अपेरेंटली हमें लग रहा है कि मारा है, लेकिन वो फ्लाइट है। अपने मसाइल से भागने के लिए फ्लाइट ले ली, बिल्कुल अपने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो कल्प्रिट था कि हर रोज़ या हर 15 दिन के बाद हमारे घर में आके फसाद बर्पा कर रही हैं, या हमें ह्यूमिलिएट कर रही हैं, या हमें लो फील करा रही हैं, जो भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने फाइट नहीं की, यानी कि हालात से लड़े नहीं है, उन्होंने उसे मारने की फ्लाइट वाली बात आइंदा आके करूँगा और आपसे, लेकिन इसमें उस्ताज़ा भी किस तरह शामिल है। इमरान मुज़ाहिरी, आप ये मुझे समझाइए ज़रा इंतहाई आसानी से। आप कह रहे हैं कि जनाब किस्तें लेना ठीक है, तो हमारे सारे भाई कह रहे हैं कि इसमें जब सूद आ जाता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है। किस्तें मैंने तय कर ली आपसे, इसमें सूद कैसे आ गया? इसमें कोई सूद नहीं है। आपने एक चीज़ जो है वो मुझे बेची है और हमने तय किया है कि जी मैं आपको माहाना इतने पैसे जो है इतने महीनों तक, इतने सालों तक मैं दूंगा। वो दरमियान में चीज़ मौजूद है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई सूद नहीं है। ठीक, सूद वहाँ से शुरू होता है जब 3 चीज़ों में से एक चीज़ उसमें मिसिंग हो। क्या चीज़? एक तो दरमियान में कमोडिटीज़ ना हो, चीज़ ही ना हो, चीज़ ही दरमियान में कोई ना हो, ठीक है। महज वर्बल हमारी आपस में बार्गेनिंग चल रही हो कि जी मैंने आपको इतने दे दिए तो इतना गोल्ड दे दिया, तो इतना मैंने गोल्ड खरीद लिया। तो जैसे इंटरनेट पे अब बहुत सारे इस तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं, अब बिटकॉइन और ये वो चीज़ें इसके अंदर तो हो, तो ये तो स्टॉक्स भी आ गए इसमें जी, इसमें आता है ना जी, इसमें वो चीज़ें आती हैं जहाँ पे ये 3 इसकी एलिमेंट्स हैं। एक तो दरमियान में किसी चीज़ का होना, अगर वो मिसिंग है, ठीक, अच्छा एक चीज़ हो, दूसरा फॉर एग्जांपल उसके अंदर दरमियान में चीज़ ना हो, आपने डिसाइड किया हो कि 1 लाख के बदले में 10,000 रुपये लूँगा, ठीक है, और तीसरा ये है कि टेन्योर जो है वो आपने मुकर्रर किया हो कि मैं महीने बाद लूँगा, 10 दिन बाद लूँगा, 1 साल बाद लूँगा। अगर ये जी अगर ये तीनों है ना जी, अगर दरमियान तो सूद नहीं है, नहीं, अगर ये दरमियान में एक चीज़ भी मिसिंग है तो सूद नहीं है। अगर मेरे पास एक चीज़ लाख रुपए की है और मैं उसको करोड़ रुपए का बेचना चाहता हूँ जी, और मैं लाख रुपए की किस्तें कर लेता हूँ, तो इसमें 100 किस्तें मैंने लेनी है आपसे, सूद कहाँ आया? मेरी मर्जी है, मैं लाख रुपया मैं ये अर्ज कर रहा हूँ बिलाल भाई कि ये जो 3 चीजें हैं, अगर इसमें से आप कमोडिटीज निकाल देंगे तो ये सूद बन जाएगा। लाख रुपया दिया मैंने आपको, नहीं वो कमोडिटी नहीं है। वो क्या है? नहीं, वो कमोडिटीज में नहीं आता। कमोडिटीज का मतलब ये होता है कि किस चीज के बदले आप पैसे दे रहे हैं। आपकी जरूरत के बदले नहीं, कमोडिटीज का मतलब टेंजिबल फॉर्म में कोई चीज मौजूद होना। ठीक, टेंजिबल फॉर्म में अगर कोई चीज मौजूद है, उसके बदले में आप मुझे दें, मुझसे लें, उसमें कोई इशू इसका मतलब अगर मैं टेंजिबल चीज जो कि पकड़ी जा सके उसके साथ करूं तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको उधार दूं और उधार के बदले पैसे लूं आपसे, तो वो नहीं हो सूद सकता। है, वो सूद है। तो फिर ये जो काम कर रही थी खातून, ये सूद वाला तो नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें तो फ्रिज शामिल है। जी बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी आपस में क्या डील थी, कि वो किस तरह वो कर रही थी, वो तो हमें नहीं पता। वक्फे पे जाना है, वापस आना और समझने की कोशिश करनी है कि जनाब बीच में डील। लीजिए वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाई आपसे इब्तदा करता हूँ। सारे भाई मुझे ये बताइए कि आइंदा खवातीन, मिसाल दे रहा हूँ, ये बात मैं तंजन नहीं कह रहा बिल्कुल भी, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, हम उनकी तरबियत अच्छी कर सकें या वो हमारी तरबियत अच्छी कर सकें, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? हुकूमत को, फ़र्द को, अफराद को, ख़ानदान को, अदारों को क्या करना चाहिए? देखिए बिलाल भाई, जो सच बात है, बेशक हमारी कौम का भी बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन जो सिस्टम है वो घर का सरबरा बनाता है, उसी तरीके से मुल्क का सरबरा बनाता है। अगर मुल्क का सरबरा अच्छे सिस्टम बना करके दे देगा तो हमें एक सुकून होगा, हमारे पास एक निज़ाम होगा कि हमें किस तरतीब से चलना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ आप कहेंगे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आप मुझे कहीं तो जगह दें सांस लेने की। सारे भाई नहीं बिलाल भाई, देखें हमें इस जमेले से भी निकलना चाहिए, मेल और फीमेल। फिर आप कहेंगे बराबरी नहीं है, नहीं, मैं क्या करूँगा? नहीं, सबके पास बराबरी है,
हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए हम, लेकिन अफसोस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। अगर एक औरत ने कत्ल किया है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए, अगर एक मर्द ने कत्ल किया है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। और कत्ल एक इतना घिनौना फेल है, इसमें फिर औरत और मर्द नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब हमारी औरतें ये बोलती हैं कि हम में और तुम में फ़र्क नहीं है, तो अगर हम ये माने या ना माने, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब मर्द वाला अमल एक औरत कर रही है तो वो उस मर्द बराबर ही हो गई ना, फिर उसको ज़रूर वो सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई घरेलू औरत है, कोई वाकई उसका बैकग्राउंड ऐसा है और उससे कत्ल हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूर माफ़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, अभी पिछले दिनों भी शायद बिलाल भाई आपने ही प्रोग्राम किया था, जो अपने शौहर का जो कराची का वाक़या था, जो हाथ पाँव काट के और फ्लैट से नीचे फेंके, फिर उठा के लाई और क्या क्या कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद भी हम कहें, आज अगर आप देखें, जो आप खुद बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, आज मीडिया पे जो ख्वातीन सैलरी ले रही हैं वो हमारे जेंट्स की सैलरी नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है जेंट्स को नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अब 8 मार्च को औरतों को नहीं मर्दों को निकलना चाहिए फिर अपने हकूक़ के लिए, कि बिल्कुल उठा करके पीछे ढकेल करके रख दिया मर्दों को, और ये कह कि जी मर्दों की दुनिया है, मर्दों का ज़माना है, मर्द हावी हमारे ऊपर। मुँह ज़बानी काम नहीं, अमल जो दिख रहा है वो कुछ और आज दिख रहा है कि आए दिन ये आज एक वाक़या लेके आए आप, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे मैं अपने ऑफिस से लिस्ट निकलवाता हूँ, बेहिसाब आपको दिखाता हूँ। हमारे एक साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था जेल में जाके। उन ख्वातीन से जब आप मैं जाके मिला हूँ, आप यकीन मानिए ऐसी ऐसी क्रिमिनल ऐसे ऐसे काम किए हुए, और जब वो कैमरे के आगे थी तो इतनी मजलूम थी, इतनी परेशानियां, इतनी कहानियां कि बंदा हैरान रह जाए। मैं उसमें से खातून के ससुराल जब गया हूं तो मैं उनसे ये वादा करके आया था कि आप बेफिक्र हो जाएं, इसको रिलीज़ कराने में मेरा कहीं किसी किस्म का ना कोई हाथ होगा ना कोई किरदार होगा, क्योंकि उसने इतना घिनौना फेल किया। और उसके बाद वो दुनिया के आगे आके इतनी मजलूम बन गई कि लोगों को तरस आना शुरू हो गया। तो एक सिस्टम हुकूमत सारे आपकी बात पहुंच गई, यही बात जो सारे आप कह रहे हैं। शाहीन अख्तर, ये आपके सामने रख रहा हूँ हदीयतन, मुझे बताइए कि वाकई क्या हमारी असेसमेंट गलत है माशरे में, जेंडर बायस हैं हम लोग, या वाकई ये चीज़ें सच हैं जो सारिम कह रहे हैं? सर बिल्कुल सर, मैं इनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि ये अब मेल डोमिनेटिव मुआशरा नहीं रहा है। अब औरत जो है, हमने यही बातें कर करके औरत को बिल्कुल घरों से बाहर निकाल दिया है, और औरत जो है वो अपने फ़राइज़ बिल्कुल भूल गई है और हकूक़ की तरफ चल पड़ी है। हालांकि जो एक के हकूक़ होते हैं वो दूसरे के फ़राइज़ बन जाते हैं, और औरत अपनी उस चीज़ को भूल के इस कदर आगे चली गई है। अभी वाक़या आपके सामने है कि अकेली माँ बेटी ने एक औरत जिसका वज़न भी इतना ज़्यादा है और उसको अकेले मार के उसको ठिकाने लगा दिया। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी अखलाकी ज़वाल क्या हो सकता है। शाहीन, आपने जो जुमला कहा ना कि इससे बड़ा अखलाकी ज़वाल क्या होगा, यकीन करो पिछले 20 साल से मैं तकरीबन रोज़ ये कहता हूँ कि इससे बड़ा अखलाकी ज़वाल क्या होगा। फिर आप जैसे लोग जो हैं वो माशाल्लाह ताला आते हैं और उससे बड़ा अखलाकी ज़वाल वाली कहानी सामने पेश कर देते हैं। टेंशन होती है ज़हनी तौर पे। अब कह लें कि वाक़यात की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक आम सी बात ये लगने लग गई है कि जैसे ये माशरे में ये सब कुछ आम है। इससे कुछ अर्सा पहले की बात करें, 10 साल 15 साल पहले, तो एक कह लें कि बड़ा हैरत होती थी कि ये भी हो सकता है। लेकिन अब हर रोज़ ऐसा कोई ना कोई वाक़या सामने आता है कि हाँ ये भी हो सकता है। माशरे में एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है वायलेंस की, यानी कि एक आम सी बात है। आप सुनते हैं अच्छा फ़लाँ ने फ़लाँ को मर्डर कर दिया और मर्डर की कॉज या वजह ये थी, इतनी मामूली सी, तो एक आम सी नॉर्मल बात है। आप आगे चल पड़ते हैं, आगे आपको उससे बड़ा कोई वाक़या मिल जाता है। मैं अगर एक बुज़ुर्ग की बात करूँ तो एक बाबा जी हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं, वो आए जनाब, इस्लाम लाए, लोगों को बंगाल में मुसलमान करके, सही गलत की बहस नहीं मैं कर रहा, तो उन्होंने अपनी माँ से आके बड़ी बात की। उन्होंने कहा देख माँ, मैं कितने ज़्यादा मुसलमान करे, अजमेर शरीफ का वाक़या ये। तो माँ ने कहा कि तेरी हैसियत नहीं है कि तू लोगों को मुसलमान करे, तू इसलिए मुसलमान करके आया क्योंकि जब तू छोटा था और दूध मांगता था तो मैं तुझे दूध नहीं देती थी, सीने से नहीं लगाती थी, मैं तुझे ज़मीन पे रख के जाती थी। राइट्स वायलेट हुए बच्चे के। आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैं जाती थी, मैं वुज़ू करती थी, नमाज पढ़ती थी 2 रकत, फिर तुझे आके मैं दूध पिलाती थी, तो तू मेरे उस वुज़ू के गिरते हुए पानी का सदका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। अब ये बात मैं अगर आज सुनाऊँ किसी को, वो कहें जी बच्चे का हकूक चढ़न तुसी वायलेट करते, बच्चा दूध मांग रहा सी, माँ नमाज पढ़न चली गई। इन लोगों ने भी उसके लिए आसानी पैदा करनी है, मैं देख नहीं रहा इनकी तरफ। तो ये जो तब्दीली आई है माशरे में या आ रही है, इसकी कोई थाम होगी, कोई रुकावट होगी? एक तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, हाथ में पकड़ा एक्सपोजर,
थ्रेशहोल्ड हमारा भर गया है। अब हमें, जैसे उन्होंने कहा कि आए दिन सुन के अब फील ही नहीं हो रहा इतना कि ये हो रहा है, क्योंकि आज एक न्यूज़ सुनी है, कल इससे बड़ी सुन लेंगे। थ्रेशहोल्ड भर गया है हमारा। अब हम उतना सरप्राइज नहीं होते हैं चीज़ों को लेके। अच्छा ठीक है, अब आगे स्क्रॉल कर लो, न्यूज़ आधी सुनी, आगे बढ़ जाओ। हमें बेसिकली हम वो जो एहसास है ना, उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि अब हम इतना सुनते हैं, इतना देखते हैं। अब ऐप्स आ गए हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा आप गैंगी लुक के साथ आएंगे, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जितने फिल्टर लगे होंगे उतना ही अच्छा होगा। यानी कि इस यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम लोग एक ऐसी रेस में लग गए हैं जिसकी जो अनलेस मैराथन रेस है, जिसका कोई एंड नहीं है, और इस वजह से हम तबाही का शिकार हो रहे हैं। एंडलेस मैराथन पता है क्यों शुरू की? ये भी हमने शुरू की क्योंकि हमने ना अपने उस्तादों को और अपने इमामों को और अपने मेंबर को ना रिप्लेस कर लिया मोटिवेशनल स्पीकर से। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आके कहा कि जनाब मैट्रिक पास कीती होवे ना कीती होवे, यू कैन बी अ सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल, तुसी बन सकते हो, आप हिम्मत करें, आप जाएं। आप तक आपको एग्रेशन सिखाई गई, आपके ऊपर ये एम्बेड किया गया कि नहीं बढ़ना है, आवाज़ ऊंची करके बोलना है, वरना हुकूक साल। जब कर लिया अब रो रहे हैं कि जी वो गलत किया। हुजूर अक़दस, क्या मिंबर की आवाज़ कमज़ोर है तरबियत करने में? बिलाल भाई, सबसे पहले तो अवेयरनेस हो, मिंबर हो, महराब हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पहले खुद अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। यानी कि उनको खुद तो पता हो कि बात हो क्या रही है और करनी क्या है। जो बात करने वाला है, जब उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब उसकी हालत ये है कि वो अभी कह रहा था ये हराम है और थोड़ी देर बाद कह रहा है हलाल है, वो किस तरह बताएगा? वो कह रहे हैं चीजें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। इसको कौन डिफाइन करेगा? अगर यही उसकी जस्टिफिकेशन है, अगर यही उसकी जस्टिफिकेशन है, तो फिर इसमें तो मेरे पास तो फिर गुंजाइश है, मैं हर हराम को हलाल कर सकता हूँ और हर हलाल को हराम कर सकता हूँ, है ना? तो अगर ये है तो फिर आप किस पे तवक्को करके बैठे हैं? मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ। पहले आपने कहा स्पीकर नहीं लगाना, हमने स्पीकर उतार दिए। फिर आपने कहा तस्वीरें नहीं खिंचवानी, हमने पासपोर्ट ना बनवाए। फिर आपने कहा कि जहेज जो है ये लानत है, हमने वो बंद कर। अब आपने सारों पे यू टर्न ले लिया। जब आपने यू टर्न ले लिया तो मेरे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, मैं तो वो करूंगा जो आप कहेंगे। हम तो बिलाल भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि एक पूरा जो है एक तरीका कार है जिसके जरिए इन चीजों को यूं गड़मड़ करके पेश किया जा रहा है। अगर आप इजाजत दें जी, आप लोगों ने, मैं माफी के साथ आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि आप ही मेरे सामने हैं, आप लोगों ने इस माशरे का इंटेलेक्ट करप्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना कंफ्यूज कर दिया है और इतना चीजों को मिक्सअप कर दिया है। दीन ने कहा था ला तलबिसुल हक का बिल बातिल, हक को बातिल का लिबास मत पहनो। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, वो फरमाते हैं कि ये जो लोग भटके हैं इसकी वजह जो है वो बातिल नहीं है, इसकी वजह हक और बातिल को मखलूत कर देना है। जब आप हक और बातिल को आपस में यूं मिक्सअप कर देते हैं कि आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो वहाँ मुआशरे में बिगाड़ पैदा होती है। हमारी सोसाइटी में हो ये रहा है हुजूर के। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करूँ, जो ये सूद की बात हो रही थी, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान कोट करता हूँ। उन्होंने ये फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तवील हो, वो कोशिश करे जितनी जल्दी हो सकता है वो कर्ज से सुबकदोश हो। कर्ज के साथ तो शहीद की नमाज जनाजा नहीं जी। कर्ज जो है यानी एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है जब आप कर्ज ले लेते हैं, और जिससे लिया होता है, जब वो फ़ोन करता है, जब वो आपके दरवाजे पे आ जाता है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सर, कि आपकी ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तवील हो, वो कर्ज से सुबकदोश हो। ये जो सूरत हाल बनी है ना जी, इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे बनती है जब कोई कर्ज ले लेता है, जब कोई सूद पे पैसे ले लेता है और वहाँ से प्रेशर आता है, तो उसे वाकईन ऐसा महसूस होता है कि या मैं मर जाऊँ या मैं इसे मार दूँ। वो जो बुनियादी सिस्टम है उसमें अगर कोई इंटरवीन करके उसको सही नहीं करता, तो ये सिचुएशन हर रोज़ मुख्तलिफ मकामात पे पैदा हो रही है। गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, उसमें उलमा इंटरवीन करें, इन चीज़ों को एड्रेस करें कि आया सूद तो लोग ले रहे हैं। में ये जो हमने इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल बनाई हुई है, ये क्यों है जी? मकसद तो यही होता है जी, यही होता है। लेकिन खुदारा मैं ये कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जो है वो इसको फ्लोट करें कि ये सबसे पहले ये ज़रूरी है मुआशरे की इस्लाह के लिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ये जो सवालात आप कर रहे हैं कि कल एक चीज़ नाजायज़ थी और आज जायज़ होगी, इनके सवालात के जवाबात चाहिए।
और ये जवाब मैं अपने बच्चे को भी आइंदा नहीं दे सकता जी। मैं बहुत ममनून हूँ, लेकिन मैं ये बात जो है ना, ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये जो एक बात मैं कहने लगा हूँ ना आपसे, ये बात हम कहते हुए डरते हैं, और ये ख़वातीन और हज़रात सब इसमें शामिल हैं। एक खातून बात करने आती है, उसने बात कर, ये मैं बिल्कुल सच्चा वाला वाक़या बता रहा हूँ, उसने बात की, बात करने के बाद मैंने जो उसको सजेस्ट करना था किया, लेकिन वो उसके मजाज या उसकी दिलचस्पी की सजेशन नहीं थी। उसने जाते ही फ़ोन दोबारा किया रेफरेंस को जिसके थ्रू आई थी, उसने कहा मैं बड़ी मायूस हुई हूँ कुतुब साहब से, सही मशवरा देना भी नहीं आता। जब मजाज बदल जाएं तो हालात बदल जाते हैं।